गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने पिछली क्लासेस में इलिस्ट्रेशंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करा था और उससे पिछली क्लासेस जो हमारी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की रही थी। तो मैंने आप लोगों को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक चीज बताई थी कि बेटा फोर्स जो होते हैं वो ऑलवेज पेयर में होते हैं, फोर्स आर एक्ट ऑलवेज इन पेयर्स। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आप लोगों को बताई थी कि बेटा जब हम किसी बॉडी पर एक्शन करते हैं तो दूसरी बॉडी हम पर क्या करती है बेटा, रिएक्शन करती है, बट कैसी डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ की हमने स्टडी कर ली है, थर्ड लॉ की स्टडी कर ली है और फर्स्ट लॉ की भी हमने स्टडी कर ली है। हमने ऑलमोस्ट हमने तीनों लॉ स्टडी कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन जो होता है वो एक्चुअली में रियल लॉ है। रियल लॉ कैसे है, हम इसको रियल लॉ कैसे बोलेंगे? रियल लॉ हम इसको इस कंडीशन पर बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड लॉ की हेल्प से अगर हम फर्स्ट लॉ का प्रूव कर दें और दूसरा डियर स्टूडेंट सेकंड लॉ की हेल्प से अगर हम थर्ड लॉ को हम निकाल दें तो डियर स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ क्या बेटा, मोशन है। मतलब सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ कंटेन होता है और सेकंड लॉ में ही कौन सा लॉ कंटेन होता है डियर स्टूडेंट्स? सेकंड लॉ में ही डियर स्टूडेंट्स हमारा कंटेन होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंटेन है। तो आज की क्लासेस में हम यही बताने वाले हैं कि बेटा फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ is contained in second law। मतलब बेटा ये हम निकालने वाले हैं कि जो फर्स्ट लॉ जो होता है वो सेकंड लॉ में किस तरीके से कंटेन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि मान लो हमारे पास में ये कोई बॉडी है बेटा और मान लो इस बॉडी पर अगर मैं कोई फोर्स F लगा रहा हूं और इस वाली बॉडी का बेटा मास क्या है m। अगर मैं इस वाली बॉडी पर जिसका मास m है उस पर फोर्स अगर F अप्लाई कर रहा हूं तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इन तीनों क्वांटिटी के बीच में एक बेटा एक रिलेशन है F m इंटू में a। और मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बता चुका हूं कि बेटा जो हमारा जो फर्स्ट जो लॉ है वो बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली अगर मोशन में होती है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में ही होती है। अगर कोई बॉडी रिमेन रेस्ट के अंदर है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट विल वांट टू रिमेन इन रेस्ट। इट मींस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो डियर स्टूडेंट उसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट सेकंड लॉ एक कैलकुलेशन करता है फोर्स की। F इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, m इंटू में क्या होगा बेटा, a हो गया। ठीक है, F इज इक्वल टू m इंटू में a। अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि बेटा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, if no external force applied on the body, हम ये मानते हैं कि इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो डियर स्टूडेंट जो F इक्वल टू m इंटू में a है तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब फोर्स की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो हो गया। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो जीरो इज इक्वल टू m इंटू में a। मास कभी भी क्या नहीं हो सकता बेटा, बट मास कैन नॉट बी जीरो। अगर मास जीरो नहीं हो सकता तो डियर स्टूडेंट्स किसको जीरो होना पड़ेगा, एक्सीलरेशन को क्या होना पड़ेगा बेटा, जीरो। अब आपको एक चीज पता है कि डियर स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन हमारा कब जीरो होता है? एक्सीलरेशन डियर स्टूडेंट्स तब हमारा जीरो होता है कि अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट पर है। if a body at rest
या तो वो बॉडी बेटा किस में है, रेस्ट में हो, ठीक है बेटा, या दूसरी चीज कि वो बॉडी कैसे मूव कर रही हो डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है बेटा, वो मूव कर रही है, ठीक है। तो मैं यही चीज आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो डियर स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फोर्स की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है बेटा, जीरो होता है। और डियर स्टूडेंट्स एक चीज और, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो डियर स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन भी क्या होगा बेटा, जीरो होगा। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक चीज मेरी बात ध्यान सुनो, एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में क्या बेटा, t है। अगर मान लो वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वेलोसिटी है बेटा, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही डियर स्टूडेंट्स तो v बराबर किसके होगा बेटा, u के बराबर होगा। अगर v u के बराबर है तो a इज इक्वल टू v माइनस में v अपॉन में t, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, जीरो आ गया। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे तो जीरो ही तो है, इसका मतलब अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द अप्लाइड ऑन द बॉडी। इट मींस अगर ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। और दूसरा डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर भी एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और ये दोनों में चीजें, कंडीशन मैं आप लोगों को F इक्वल टू m इंटू में a से भी क्या कर चुका हूं बेटा, इनको दिखा चुका हूं, शो कर चुका हूं। इसका मतलब ये कहेंगे कि फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई है भैया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो विल रिमेन एट रेस्ट के अंदर रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली क्या होगी बेटा, मूव करती रहेगी। इट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए और रेस्ट के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। अगर एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी तो डियर स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन को क्या होना पड़ेगा बेटा, जीरो होना पड़ेगा। और ये मैं F इज इक्वल टू m इंटू में a से क्या कर चुका हूं बेटा, दिखा चुका हूं। इट मींस फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। अब डियर स्टूडेंट्स अगर अब मैं दिखाने वाला हूं बेटा थर्ड लॉ को दिखाने वाला हूं। किसको दिखाने वाला हूं बेटा, मैं थर्ड लॉ को दिखाने वाला हूं बेटा कि थर्ड लॉ इज कंटेन, थर्ड लॉ इज कंटेन इन सेकंड लॉ। अब कह रहे हैं कि सर सेकंड लॉ कैसे हो सकता है, सेकंड लॉ में थर्ड लॉ कैसे हो सकता है, ये चीज भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। अब आप लोग इस चीज को ध्यान सुनेंगे। जैसे मान लो बेटा फॉर एग्जांपल आप लोग इस चीज को ध्यान सुनो कि मान लो ये हमारे पास में दो बॉडी है बेटा, ठीक है, ए और ये क्या बेटा बी, ए और ये क्या बेटा बी है, ठीक है बेटा। अब मान लो कि बेटा ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है डियर स्टूडेंट्स, ये वाली बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स क्या है, u2 है, ठीक है बेटा। अब मान लो ये एक दूसरे के साथ में कोलाइड करती हैं, क्या करती हैं बेटा, कोलाइड करती हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मैंने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा। मैंने दो तरीके के फोर्स होते हैं बेटा, एक इंटरनल फोर्स होता है और दूसरा कौन सा होता है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो किसी सिस्टम पर आउटसाइड से लगते हैं। आउटसाइड सिस्टम से किसी सिस्टम पर फोर्स लग रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है बेटा। तो मैंने यहां पर कोई ऐसा कोई सिस्टम मैंने नहीं लिया है कि दूसरा सिस्टम इस वाले सिस्टम पर क्या करे डियर स्टूडेंट, फोर्स करे, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है बेटा। बाहरी कोई फोर्स इस पर अप्लाइड नहीं हो रहा। इट मींस ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है बेटा, ये आइसोलेटेड सिस्टम,
अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो डियर स्टूडेंट्स ना तो उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है डियर स्टूडेंट्स, ना ही वो टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं, ना ही वो प्रेशर से इफेक्ट होते हैं, और ना ही वो मीडियम की सराउंडिंग से क्या होते हैं बेटा, इफेक्ट होते हैं। उस सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम में है, तो इसका मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये वाली बॉडी u1 से मूव कर रही है, ये वाली बॉडी u2 से मूव कर रही है। अगर मान लो ये दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ में क्या कर जाए बेटा, कोलाइड कर जाती है। ठीक है बेटा, ए और क्या बेटा, बी। ठीक है, ए और बी अगर मान लो एक दूसरे के साथ में कोलाइड करें, अगर कोलाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, व्हेन दे आर कोलाइड, when they are collide with each other, with each other, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? तो आप लोगों को पता है कि डियर स्टूडेंट्स अगर इन पर, अगर मान लो इस वाली बॉडी का फोर्स क्या है बेटा, इस वाली बॉडी का फोर्स F1 है और इस वाली बॉडी का फोर्स कौन सा है बेटा, F2 है। इसका मतलब क्या है कि F1 जो फोर्स है वो तो बी वाली बॉडी पर एक्ट होगा, और जो F2 वाला जो फोर्स है, जो बी वाली बॉडी का जो फोर्स है, वो कौन सी वाली बॉडी पर लगेगा बेटा, ए वाली बॉडी पर लगेगा। अगर ए वाली बॉडी पर लग रहा है, अगर मान लो F1 फोर्स बी वाली बॉडी पर लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बिकम्स क्या हो जाएगी बेटा, v2 हो जाएगी, और इसकी डियर स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, F2 फोर्स के कारण जो ए वाली बॉडी पर लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी u1 से क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स v1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, v1। तो वेलोसिटी चेंज होगी बेटा, और मैं मान रहा हूं कि दे आर कोलाइड विद ईच अदर फॉर ए टाइम। मैं मान लेता हूं कि बेटा कि जो टाइम जो इंटरवल है, मान लेता हूं कि ये जो कोलाइड जो है ये दूसरे के साथ में कोलाइड करती हैं, ये दोनों बॉडी फॉर ए सेम टाइम के लिए कोलाइड करती हैं, सेम टाइम के लिए कोलाइड करती हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, डेल टी है। क्या है ये, डेल टी, डेल्टा टी, डेल्टा इसको हम बोलते हैं बेटा डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, डेल्टा, और इस वाले को हम बोलते हैं डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल। ये डेल्टा है और तो ये क्या है, डेल होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखते हैं। अब ये दोनों बॉडीज सेम टाइम के लिए डेल्टा टी के लिए कोलाइड कर रही हैं, तो अगर ये एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर रही हैं, तो डियर स्टूडेंट्स F1 फोर्स जब F2 वाली बॉडी पर लगेगा, तो डियर स्टूडेंट्स उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी v2। ठीक है बेटा, और इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी बेटा, u2 थी, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, v2 हो गई। ठीक है, क्या होगी बेटा, v2। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बेटा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। अगर ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को जब इंपल्स कराया था, तो मैंने आपको बताया था बेटा चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना, वो फोर्स इनटू में किसके होता है बेटा, टाइम के होता है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, तो फोर्स कौन सा लग रहा है बी वाली बॉडी पर बेटा, F1 फोर्स लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, कितने टाइम के लिए लग रहा है बेटा, डेल्टा टाइम के लिए लग रहा है। किसके लिए लग रहा है बेटा, डेल्टा टाइम के लिए। तो ये क्या है बेटा, हमारा चेंज इन मोमेंटम हमने क्या मान लिया, चेंज इन जो मोमेंटम है डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी F1 इनटू में डेल्टा टी, मैंने इसको माना। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ऑफ बॉडी ए वाली बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स, ए वाली बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। ए वाली बॉडी का मोमेंटम कौन से फोर्स के कारण चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स, ए वाली बॉडी की वेलोसिटी किस फोर्स के कारण चेंज होगी बेटा, F2 फोर्स के कारण चेंज होगी। तो F2
इनटू में कितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा बेटा, डेल टी के लिए लग रहा बेटा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी F1 इनटू में डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बराबर में F2 इनटू में बेटा क्या, डेल्टा टी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा बेटा, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा बेटा, टोटल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, F1 डेल्टा टी प्लस में F2 डेल्टा टी। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ये जो फोर्सेस जो अगर ये दोनों बॉडी अगर एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर रही हैं तो डियर स्टूडेंट सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो डियर स्टूडेंट्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इफ अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू, अब मैं लगाने वाला हूं यहां पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ये कहता है डियर स्टूडेंट्स कि जो चेंज इन जो मोमेंटम जो होता है ना, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स के होता है। किसके होता है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स के। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो दे नहीं रखा, एक्सटर्नल फोर्स तो हमने मान नहीं रखा। इसका मतलब यह है कि जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है, हेंस टोटल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम किस किस का सिस्टम है, ए एंड बॉडी बी का है, इज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जीरो होगा। क्या होगा बेटा, जीरो। मैं देख लेता हूं एक बार ये इसमें वीडियो में आ रहा है या ये नहीं आ रहा है, इस चीज को मैं ध्यान से देख लेता हूं बेटा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये दिख रहा है सारा ये। तो हेंस टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। टोटल चेंज इन सिस्टम क्या है, दैट इज F1 डेल्टा टी प्लस में F2 डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बेटा, जीरो। ठीक है, तो F1 डेल्टा टी अगर इक्वल में लिखूंगा प्लस का, इधर में साइड में जाएगा जीरो इक्वल के में, तो बेटा क्या बनेगा माइनस F2 डेल्टा टी। इसका मतलब बेटा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो F1 बराबर में क्या बेटा, माइनस F2 के है बेटा। ठीक है, F1 बराबर किसके है बेटा, माइनस F2 के। इसका मतलब A वाली बॉडी अगर B वाली बॉडी पर एक्शन कर रही है तो B वाली बॉडी F2 फोर्स से A वाली बॉडी पर क्या कर रही है बेटा, रिएक्शन कर रही है। तो इसका मतलब F1 फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी B। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे बेटा एक्शन बोलेंगे, और माइनस में जो B2 जब इस पर हमने एक्शन करा B वाली बॉडी पर, तो B वाली बॉडी ने इस A वाली बॉडी पर रिएक्शन कर दिया, मतलब उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, v1 से क्या कर दिया, v1। मतलब ये किसके बराबर होगा बेटा, रिएक्शन के होगा। इसी को डियर स्टूडेंट्स हमने क्या बोला है कि ये बेटा हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ क्या होता है बेटा, मोशन होता है। क्या होता है बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए बेटा, जो मैंने आप लोगों को ये बताया है। अब कह रहे हैं कि सर ये इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहां से यूज हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं कि बेटा मैंने ये यहीं से यूज करा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। भाई टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आया है, F1 डेल्टा टी प्लस में F2 डेल्टा टी। अब टोटल चेंज इन जो मोमेंटम जो होता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, अप्लाइड और एक्सटर्नल फोर्स के होता है। अब एक्सटर्नल फोर्स तो दे ही रखा भाई, देखो एक चीज, एक्सटर्नल जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम के ही तो होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ही तो होता है बेटा। किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के होता है।
तो एफ इंटू में क्या आ गया बेटा, डेल्टा टी बराबर में चेंज इन क्या बेटा, चेंज इन क्या बेटा, मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। ओके, ठीक है बेटा। तो चेंज इन मोमेंटम ये निकल के आ गया, चेंज इन जो मोमेंटम है वो हमारे किसके बराबर है बेटा, चेंज इन जो मोमेंटम है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो चेंज इन मोमेंटम आपको पता ही है, एक्सटर्नल फोर्स तो मैं कौन सा सिस्टम ले रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो उसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, जीरो। इसका मतलब ये कि चेंज इन जो मोमेंटम है वो शुड भी किसके इक्वल होगा, जीरो के बराबर होगा। अब मैंने जब इसको जीरो के बराबर देखा तो मैंने देखा कि एक्शन बराबर किसके आ जाता है, माइनस रिएक्शन क्या आता है। दोबारा देखो, ये वाली बॉडी ए है, ये वाली बॉडी बी है, ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है, u1 से, और ये कितनी चल रही है, u2 से चल रही है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये कौन सा सिस्टम है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में आप लोगों को बता चुका हूं कौन से सिस्टम होते हैं, जो किसी एक्सटर्नल कंडीशन से इफेक्ट नहीं करते, जो कोई एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल जो कंडीशन होती है वो उस सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं करते, ना तो उसकी स्पीड चेंज करते, ना उस पर ऊपर कोई फोर्स लगाते। एक्सटर्नल सिस्टम मतलब कोई बाहर का सिस्टम, तो मतलब आइसोलेटेड है, ना कोई टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ना कोई प्रेशर इफेक्ट करता है। अब मान लो ये कोलाइड करते हैं, अगर ये कोलाइड करते हैं फोर्स सेम टाइम डेल्टा टी के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स F1 जो फोर्स है वो बी वाली बॉडी पर लगेगा, और बी वाली बॉडी पर लगेगा, तो बी वाली बॉडी का जो फोर्स है वो कौन सी वाली बॉडी पर लगेगा बेटा, ए वाली बॉडी पर। भाई कोलाइड करेंगे विद फोर्स से कोलाइड करेंगे, इसका फोर्स इस पर लगेगा, इसका फोर्स इस पर लगेगा। इसका मतलब ये वाला फोर्स जो रहेगा बी वाली बॉडी का, ये इसकी वेलोसिटी को चेंज करा देगा, u1 से क्या बन जाएगी v1, और इसका जो फोर्स होगा ये इसके साथ में कोलाइड करेगा, तो इसकी वेलोसिटी को चेंज करा देगा, u2 से क्या बना देगा बेटा, उसकी को v2 कर देगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो डियर स्टूडेंट्स मोमेंटम चेंज होगा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी कितना हो जाएगा बेटा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, मैंने मोमेंटम का एक फॉर्मूला और बताया था, चेंज इन मोमेंटम का फोर्स इनटू में टाइम भी होता है, फोर्स इनटू में टाइम चेंज इन मोमेंटम भी होता है, और चेंज इन मोमेंटम ही किसके बराबर होता है बेटा, इंपल्स ऑफ ए फोर्स के बराबर होता है, इंपल्स ऑफ ए फोर्स के बराबर। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, तो क्या आएगा, मोमेंटम चेंज हो रहा है बॉडी बी का, ठीक है, कौन से फोर्स के द्वारा होगा भाई, F1 फोर्स के द्वारा होगा। तो F1 इनटू में टाइम कौन सा है बेटा, सेम टाइम है डेल्टा टी, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए का मोमेंटम कौन से फोर्स के कारण चेंज होगा, F2 के कारण, तो F2 इनटू में डेल्टा टी, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, F1 डेल्टा टी प्लस में F2 डेल्टा टी। अब आपको पता है कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्सटर्नल जो फोर्स जो रहता है डियर स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन किसके, मोमेंटम के होता है, किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और आपको पता है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग में इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल चेंज जो मोमेंटम जो रहेगा सिस्टम का उसको क्या होना पड़ेगा, मैंने भी आपको बताया था क्या होना पड़ेगा, उसको जीरो इसको होना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम के है, तो चेंज इन मोमेंटम तो हमारे पास में है टोटल चेंज इन मोमेंटम, बट आइसोलेटेड सिस्टम तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम बराबर जीरो, ये प्लस वाला इसके नेगेटिव में जाएगा, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो F1 बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस F2 के, तो बता एक्शन बराबर किसके होगा, माइनस रिएक्शंस के। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इस कंडीशन से हमने थर्ड लॉ को कंटेन कर दिया सेकंड लॉ में, और फर्स्ट लॉ को भी कंटेन कर दिया सेकंड लॉ में, तो हीरो कौन हुआ, हीरो हुआ कौन सा, सेकंड लॉ, इसलिए हम बोलते हैं कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको ये समझ में आया है, अगर बेटा कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से इस चीज की पूछ सकते हो कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप मेरे पास में मैसेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।